तो क्या आप भी अकबरनामा को एक सिंपल सी किताब मानते हैं, एक 300 या 350 पन्नों की किताब? पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है। सो गाइज़, आज मैं आपको मुग़ल एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ जो बहुत अलग होंगे, जो आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे ऐसे फैक्ट्स। इसके साथ साथ मैं आपको अकबरनामा के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। उसके अलावा आपको जो आज बहुत सिंपल सी टर्म्स जो आप यूज़ करते हो लेकिन उनका ओरिजिन मुग़ल एरा से है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो स्टे ट्यून एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब हम अकबरनामा की बात करते हैं तो इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आपको पता है कि अकबरनामा को अबुल फ़ज़ल ने लिखा था, लेकिन अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा को लिखना शुरू किया था 1589 में। उसके बाद में उन्हें 13 साल लगे थे अकबरनामा को लिखने में, और इन 13 सालों में अकबरनामा को लिखते लिखते उन्होंने 5 बार उसका रिवीजन एक्सरसाइज किया था। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अकबरनामा उस टाइम का कितना मोस्ट प्रीशियस सोर्स था जिसे अकबर ने लिखवाया था अपने एम्पायर के बारे में बताने के लिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अकबरनामा में सिर्फ अकबर के बारे में नहीं लिखा हुआ, अकबरनामा में उनके एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है, उनकी उस टाइम के, मतलब इस टाइम पे अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास मुग़ल एरा का कोई सबसे बड़ा सोर्स है तो उसे हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। और क्रॉनिकल्स में भी आपकी अकबरनामा जो है वो 3 किताबों में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले 2 जो हैं आपके क्रॉनिकल्स हैं, वो डायक्रॉनिक सेंस में लिखे गए क्रॉनिकल्स हैं। एंड जो थर्ड वन जो है वो है आपकी आइन ए अकबरी। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, लाइक अकबरनामा, आइन ए अकबरी, तो बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अकबरनामा फर्दर डिवाइडेड है 3 बुक्स में, जिसको पहले 2 जो टेक्स्ट हैं वो दोनों के दोनों आपके डायक्रॉनिक सेंस में लिखे हुए क्रॉनिकल्स हैं, और जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं आइन ए अकबरी। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स 2 यूज़ होती हैं, जिनका नाम है, एक है डायक्रॉनिक और दूसरा सिंक्रॉनिक। जब हम डायक्रॉनिक सेंस ऑफ टेक्स्ट की बात करते हैं तो डायक्रॉनिक सेंस ऑफ टेक्स्ट वो होते हैं जो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लिखे जाते हैं, क्रॉनिकल्स की तरह लिखे जाते हैं। लाइक इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सिंपली वो आपको सिर्फ ईयर वाइज ईयर्स आपको बताते रहेंगे। लेकिन जब हम सिंक्रॉनिक टेक्स्ट की बात करते हैं तो सिंक्रॉनिक टेक्स्ट में आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को उसमें डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आइन अकबरी की बात करते हैं तो आइन अकबरी में आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के बारे में पता चलेगा, उसके लिटरेचर के बारे में पता चलेगा, एम्पायर के बारे में पता चलेगा। तो ये होता है आपका सिंक्रॉनिक टेक्स्ट। इसके अलावा जब हम अकबरनामा की ही बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, पहले 2 जो हैं आपके डायक्रॉनिक सेंस में लिखे हुए क्रॉनिकल्स, एंड द थर्ड वन इज सिंक्रॉनिक टेक्स्ट, जिसे हम आइन अकबरी कहते हैं। और आइन अकबरी इन तीनों टेक्स्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। और मतलब पूरे मुग़ल एरा की अगर आपको पता लगाना हो तो आप आइन अकबरी ज़रूर पढ़िएगा। तो आइन अकबरी सिर्फ एक किताब नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबरनामा सिर्फ एक किताब नहीं है, फर्दर डिवाइडेड है 3 बुक्स में। इसके अलावा जो आइन अकबरी है वो भी 5 दफ्तरों में लिखी हुई किताब है। 5 दफ्तरों की मतलब है 5 पार्ट में लिखी हुई किताब है, जिसमें से पहले 3 पार्ट जिनका नाम है मंजिल अब्दी, सिपाहा अब्दी एंड मुल्क अब्दी। मंजिल अब्दी, सिपाहा अब्दी और मुल्क अब्दी, और ये तीनों के तीनों टेक्स्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं कि अकबर का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। इसके अलावा जो 2 दफ्तर हैं आइन अकबरी के, वो आपको बताते हैं लैंग्वेज के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन में अकबर का व्यू कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा कि अकबर ने अपना इबादत खाना बनवाया था, जिसमें अकबर हर एक रिलीजन को, अकबर ने सुलह कल की नीति अपनाई थी, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, तो वो आपको बाकी के जो लास्ट के 2 दफ्तर है ना आइन अकबरी, वहाँ से पता चलते हैं। अब जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुनी होगी जिसे हम कहते हैं सनद। आपके पेरेंट्स से पूछिएगा तो जैसे आज के टाइम पे हम अपने रिज़ल्ट को रिज़ल्ट कहते हैं या टीसी कहते हैं, उस टाइम पे कुछ सनद करके हुआ करता था। तो मैं आपको बताती हूँ, ये सनद जो वर्ड है ना, इसका ओरिजिन है मुग़ल एरा से। ये जो सनद है, सनद का उस टाइम पे यूज़ होता था फॉर एन इम्पीरियल ऑर्डर, यानी एम्पायर की तरफ से कोई भी, यानी रॉयल कोई भी ऑर्डर होता था उसको हम सनद कहते थे। लेकिन आज के टाइम पर सनद का वर्ड कुछ और ही यूज़ होता है। उसके अलावा भी तस्वीर जो वर्ड है, आपको उस टाइम में ये भी जान के बहुत हैरानी होगी कि मुग़ल काल में अकबर जो थे उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट्स को पैट्रोनाइज़ किया हुआ था, उनको रखा हुआ था अपने दरबार में, ताकि वो बहुत सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना सके। लेकिन उसी टाइम पे जो मुस्लिम उल्मा वर्ग था, उल्मा आर द पीपल हु आर द
स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, स्कॉलर्स ऑफ शारिया, उनको उलमा कहा जाता था। तो उस टाइम के उलमा जो यानी जो आपके अथॉरिटेटिव पीपल होते थे ना, उस टाइम के जो रिलीजियस पीपल होते थे, उनसे अकबर की काफ़ी ज़्यादा बनी नहीं रहती थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि हम सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, और अकबर का मानना ये था कि वो सभी धर्मों को इक्वल पैट्रोनाइज़ करते थे, इक्वली पैट्रोनाइज़ करते थे। तो इसी वजह से एक इस्लाम में ये भी बात कही जाती है कि आपको ह्यूमन का स्केच नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्केच बनाना या फिर ह्यूमन को बनाना स्केच फॉर्म में यानी ड्रॉ करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का अधिकार है, और अल्लाह का अधिकार है, ये आपको अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। तो इस पर लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम एम्पायर्स थे, उनके अपनी ऑर्थोडॉक्स जो उनकी फैमिली होती थी या उनका जो रिलीजियस ग्रुप होता था, उनसे उनकी लड़ाई होती रहती थी। तो इसीलिए इस पे अकबर ने एक बार कहा था कि जब आर्टिस्ट को ये फ़ील होता है अंदर से कि वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग में एक जान नहीं डाल सकता, उसी टाइम पे उसको फ़ील होता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ गॉड। तो अकबर ने कुछ ऐसे करके इस आर्ग्यूमेंट का आंसर दिया था। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया तस्वीर, तो यहीं से वर्ड आता है तस्वीर। तो तस्वीर वर्ड का मतलब जिसे हम आज ड्राइंग कहते हैं या पिक्चर कहते हैं, उस टाइम तस्वीर का मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं होता था। उस टाइम तस्वीर का मतलब होता था ड्राइंग द लाइकलीनेस ऑफ एनीथिंग, ड्राइंग द लाइकलीनेस ऑफ एनीथिंग, यानी आपको कोई भी चीज़ पसंद आई तो वो तस्वीर है। मैं किसी चीज़ को पसंद कर रही हूँ तो वो तस्वीर है। तो दैट वाज द वर्ड विच वाज यूज्ड इन द अर्लियर मुगल पीरियड, जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं फॉर पिक्चर्स और फोटोज़। इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि ये सभी सब उर्दू वर्ड्स हैं और जो मुग़ल पीरियड में यूज़ होते थे, लेकिन आपको बता दूं कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो भी मुग़ल एरा से ही आई है। जब अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज, जब जैसे हमने बताया ना वहाँ पे रिलेशंस होते थे डिस्टेंट लैंड से, तो पर्शिया से भी लोग आते थे हमारे एरिया में, हमारे मुग़ल एम्पायर में। तो मुग़ल एम्पायर में आके अकबर वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद पर्शियन। मुग़ल्स की जो लैंग्वेज थी, उनकी जो मदर टंग थी वो तुर्किश थी, लेकिन अकबर इतने इन्फ्लुएंस हो गए पर्शियन से कि उन्होंने पर्शियन को पैट्रोनाइज़ करके मुग़ल काल की राजकीय भाषा बना दी। तो जब पर्शियन का मिलाप हुआ बाकी इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में, तो एक नई लैंग्वेज निकल के आती है बाकी इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में। इनफैक्ट अगर मेनली कहूँ तो हिंदवी और पर्शियन का जब मिलाप होता है तो आपके पास एक नई लैंग्वेज निकल के आती है जिसे हम कहते हैं उर्दू। So hope you liked all these facts. If you really did, just share this video, like, subscribe the channel. Thank you so much guys. See you again. Bye bye.